हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज के इस सेशन में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जो कि है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 दो सब्जेक्ट में हमारे टॉपिक को कवर करने में हमारी मदद करता है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी ये इसका एक टॉपिक है जो कि हमें यहाँ पे कवर करने में मदद मिलेगी, लेकिन हमारा जो मेन पर्पस यहाँ है, जो हमारा पॉलिटी का जो सीरीज चल रहा है उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो कैबिनेट मिशन प्लान के हम लोग सारे फैक्ट्स को डिटेल में कवर करेंगे और कोई भी फैक्ट्स को हम लोग यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं। कैबिनेट मिशन प्लान में आखिर कौन कौन सी चीजें हैं वो हम लोग यहाँ डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट वाज कैबिनेट मिशन एंड हु वेयर इट्स मेंबर, यानी कि कैबिनेट मिशन आखिर क्या है और इसमें कौन कौन से मेंबर हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ डिटेल में कवर करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग इसके कैबिनेट मिशन के एम को देखेंगे कि आखिर कैबिनेट मिशन प्लान लाने की ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या जरूरत पड़ गई थी। हम लोग सारे चीजों को डिटेल में कवर करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है कैबिनेट मिशन प्लान के, ये देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाई डिड द कैबिनेट मिशन फेल, आखिर कैबिनेट मिशन फेल होने का जो कारण है वो क्या है, ये हम लोग काफी डिटेल में यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। और सारे मेन इंपॉर्टेंट जो रीजंस है उसको हम लोग यहाँ पे पॉइंट वाइज हर एक पॉइंट को कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि है कैबिनेट मिशन 1946। तो देखिए, कैबिनेट मिशन वाज ए हाई पावर्ड मिशन सेंट इन फरवरी 1946 टू इंडिया। डेट को आप लोग को ध्यान में रखना है कि कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो हाई पावर्ड मिशन है जो कि फरवरी 1946 में इंडिया में भेजा गया था। किसके द्वारा भेजा गया था? तो एटली गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उनके द्वारा ये मिशन भेजा गया था इंडिया में। मिशन में तीन जो है ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर्स थे जो कि थे, पहले मेंबर का नाम है पैट्रिक लॉरेंस, दूसरे का नाम है स्टेफर्ड क्रिप्स और तीसरे का नाम है एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, और द कैबिनेट मिशन का जो एम था, जिसके पर्पस से ये मिशन इंडिया में लाया गया था, इसका पर्पस था वाज टू डिस्कस द पावर ट्रांसफर ऑफ पावर्स फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडियन लीडरशिप। अब ये था कि जो पावर है जो अब तक ब्रिटिश के हाथों में थी, इसे अब ब्रिटिश से अब इंडियन लीडर्स के हाथों में इसे ट्रांसफर करना है। तो उसी ट्रांसफर किस तरह से किया जाना चाहिए, पावर को किस तरह से ब्रिटिश से इंडियन लीडर्स पर ट्रांसफर किया जाना चाहिए, उसको डिस्कस करने के लिए कैबिनेट मिशन आया था इंडिया में। मेन पर्पस यही था। ठीक है, इस पर्पस को हमें, इस एम को हमें ध्यान में रखना है और डेट को नहीं भूलना है। और मेन इंपॉर्टेंट मेंबर्स कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टेफर्ड ग्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर कैबिनेट मिशन क्या था और उसके मेंबर्स कौन कौन थे। अभी हम लोग ने डिस्कस किया, लेकिन हम लोग इसको और थोड़ा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि क्लेमेंट इटली, जो कि ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया में एक मिशन को भेजने चाहिए कि किस तरह से ट्रांसफर किया जाना चाहिए पावर को फ्रॉम ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट टू इंडियन लीडर्स। ब्रिटिश के हाथों से इंडियन लीडर्स के हाथों में ट्रांसफर किस तरह से किया जाना चाहिए पावर्स का, उसको डिस्कस करने के लिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट इटली ने ये मिशन जो है वो इंडिया में भेजा था। ठीक है, पर्पस यही था कैबिनेट मिशन का। ठीक है, कब भेजा था? फरवरी 1946 को भेजा था। द मिशन हैड 3 मेंबर्स, आजादी से 1 साल पहले। ठीक है, ध्यान रखना है। कैबिनेट मिशन जो मेंबर्स कौन कौन थे और इस मिशन, जो कैबिनेट मिशन मेंबर्स थे, इनका डेजिग्नेशन क्या था, कौन से ओहदे में थे? तो पहला मेंबर का नाम है पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। सेकंड मेंबर थे स्टेफर्ड क्रिप्स, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड थे। और थर्ड मेंबर थे एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, जो कि थे फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमायरलिटी। ठीक है, तो ये 3 मेंबर थे जो कैबिनेट मिशन के लिए आए थे इंडिया में। क्लेमेंट इटली, जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने इन्हें भेजा था। ठीक है, यू शुड ऑल्सो नो दैट लॉर्ड वेवेल वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन बट वॉज इन्वॉल्व। ठीक है, ये हमें बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है
कि लॉर्ड वेवेल जो थे वो कैबिनेट मिशन जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 फरवरी में, ये उसके मेंबर नहीं थे, लेकिन वो इसमें इन्वॉल्व जरूर थे। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि लॉर्ड वेवेल क्या कैबिनेट मिशन प्लान के मेंबर थे, तो नहीं, वो मेंबर तो नहीं थे, लेकिन वो इसमें इन्वॉल्व जरूर थे आउटर साइड से, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि आखिर कैबिनेट मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव था टू ऑब्टेन एन एग्रीमेंट विद द इंडियन लीडर एज टू द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत थी, तो उसे किस तरह से फ्रेम किया जाना चाहिए, तो उसको उसके लिए एग्रीमेंट किया जा रहा था, ठीक है, इंडियन लीडर्स के साथ। और सेकंड ये कि टू फॉर्मुलेट ए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर ऑफ इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरह से बनानी है, उस बॉडी को किस तरह से तैयार करना है कि वो फिर कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट कर सके इंडिया के लिए, ये फॉर्मुलेट कर रहे थे इस मिशन के द्वारा। थर्ड की टू एस्टेब्लिश एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल विद द सपोर्ट ऑफ द मेजर इंडियन पार्टीज। और इंडियन जो बहुत सारी पार्टीज थी उसके सपोर्ट से एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एस्टेब्लिश करना था इस मिशन का, ये भी एक लक्ष्य था, ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। तो 3 मेन ऑब्जेक्टिव थे कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना है, उस पर डिस्कस कर रहे थे, उसको एग्रीमेंट कर रहे थे इंडियन लीडर्स के साथ। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाना है, किस तरह से उस बॉडी को क्रिएट करना है, उसके लिए फॉर्मुलेशन कर रहे थे, उसके लिए डिस्कस कर रहे थे वो। और इंडियन पार्टीज के सपोर्ट से वो स्टैब्लिश कर रहे थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, ठीक है। तो ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव थे कैबिनेट मिशन प्लान के, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कैबिनेट मिशन का फेल होने का क्या कारण था, क्यों ये मिशन फेल हो गया, ठीक है। तो the main reasons for the failure of the cabinet mission was as given below. The Congress party wanted a strong center with minimum powers of for the province. कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि सेंटर में एक स्ट्रॉन्ग सेंटर हो, यानी सेंटर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और प्रोविंसेस को मिनिमम पावर ही ट्रांसफर करनी चाहिए। इन कांग्रेस पार्टी का यह था कि सेंटर को ज्यादा मजबूत रखना चाहिए और प्रोविंसेस के पास पावर मिनिमम होनी चाहिए, जो आज के डेट में कि सेंटर के पास ज्यादा पावर रहता है और स्टेट के पास उसके कंपेरिजन में थोड़ा कम पावर रहता है। तो ये डिमांड था कांग्रेस का, ठीक है। और द मुस्लिम लीग वांटेड स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सेफगार्ड फॉर द मुस्लिम लाइक पार्टी इन द लेजिस्लेचर। और लेजिस्लेचर में जो है मुस्लिम लीग चाहती थी कि मुस्लिम का जो है, मुस्लिम्स को सेफगार्ड मिलना चाहिए, मुस्लिम को एक सेफ्टी मिलनी चाहिए, उनको भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उनका भी प्रेजेंस होना चाहिए पार्टी में, पॉलिटिकली उनको भी स्ट्रांग होना चाहिए, ये वो चाह रहे थे। मुस्लिम्स के लिए ये उनकी डिमांड थी, मुस्लिम लीग की मुस्लिम्स के लिए डिमांड थी, ठीक है। नेक्स्ट है सिंस बोथ पार्टीज हैड मेनी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, यानी कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी की अलग डिमांड थी, एक तरफ मुस्लिम लीग की अलग डिमांड थी, तो ये दोनों के लिए आइडियोलॉजिकल जो है उनमें डिफरेंस था एंड कुड नॉट फाइंड कॉमन ग्राउंड। और दोनों का कोई कॉमन एक रास्ता नहीं मिल रहा था कि जो जिसमें दोनों ही एग्री हो सके। तो इसलिए द मिशन केम अप विथ इट्स ओन सेट ऑफ प्रपोजल इन मई 1946। तो इसलिए मिशन जो है वो आया और अपने हिसाब से एक प्रपोजल रखा उसने मई 1946 में कि द डोमिनियन ऑफ इंडिया वुड बी ग्रांटेड इंडिपेंडेंस विदाउट एनी पार्टीशन, यानी कि इंडिया को डोमिनियन दिया जाएगा, यानी कि इंडिपेंडेंस दिया जाएगा, आजादी दिया जाएगा, लेकिन किसी तरह का पार्टीशन नहीं किया जाएगा। यानी कैबिनेट मिशन प्लान में ये प्रावधान दिया गया था कि आपको इंडिपेंडेंस तो दिया जाएगा लेकिन पार्टीशन नहीं हो, पार्टीशन का कोई भी यहाँ पे प्रस्ताव नहीं माना गया था कि यानी कि इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है वो कैबिनेट मिशन प्लान में एक्सेप्ट नहीं किया गया था, उनके प्रपोजल में ये नहीं था, ठीक है। वो बोल रहे थे इंडिपेंडेंस तो देंगे लेकिन पार्टीशन के बिना, ठीक है। तो ये था द प्रोविंसेस वुड बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स और सेक्शन, और जो प्रोविंस होगा वो 3 ग्रुप या सेक्शन में डिवाइड होगा। पहला ग्रुप ए, सेकंड ग्रुप बी एंड थर्ड इज ग्रुप सी, ठीक है, थर्ड इज ग्रुप सी। पहला है ग्रुप ए जिसमें होंगे मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस, यूपी, बिहार, बॉम्बे एंड उड़ीसा, ठीक है। ग्रुप ए में मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, यूपी, बिहार, बॉम्बे एंड उड़ीसा।
और ग्रुप बी में होंगे पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड बलूचिस्तान, जिसको NWFP बोला जाता है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान। और ग्रुप सी में होंगे बंगाल और आसाम। ठीक है, बंगाल और आसाम। तो इस तरह से 3 ग्रुप में बांट दिया गया था प्रोविंसेस को और उनको डिवाइड कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि द मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस है, जहां पे मुस्लिम की मेजोरिटी ज्यादा थी जिस प्रोविंसेस में, वेर ग्रुप्ड इनटू 2 ग्रुप्स, जहां पे 2 ग्रुप बना दिए गए थे। एंड द रिमेनिंग हिंदू मेजोरिटी इन वन ऑफ द ग्रुप, जहां पे मुस्लिम, जिस प्रोविंसेस में मुस्लिम मेजोरिटी थी उन्हें 2 ग्रुप में बांट दिया गया था, और जहां पे हिंदू मेजोरिटी थी उन्हें एक ग्रुप में रख दिया गया था। द सेंट्रल गवर्नमेंट एट दिल्ली वुड हैव पावर्स ओवर द डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी जो कि दिल्ली में थी, उनके पास जो पावर थी वो डिफेंस के लिए, डिफेंस में पावर थी, फॉरेन अफेयर्स में वो लोग फैसला ले सकते थे, उनको पावर थी, कम्युनिकेशन में उनकी पावर थी, और करेंसी में उनकी पावर थी। यानी इन सभी मैटर्स पर जो डिसीजन है, जिनको फाइनल डिसीजन होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा जो कि दिल्ली में है। और जो रेस्ट पावर है उसे प्रोविंस में दे दिया गया था। यानी इसके इस सब्जेक्ट्स के अलावा जो भी सब्जेक्ट्स रेस्ट है उस पर फैसला लेने का जो अधिकार है वो प्रोविंसेस पर होगा। ठीक है, प्रोविंसेस के पास वो होगा। तो इस तरह से पावर का डिवीजन कर दिया गया था। A constituent assembly would be set up for writing a new constitution for the country। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो जो कि सेटअप किया गया था ताकि वो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट कर सके इंडिया के लिए, हमारी कंट्री के लिए। और जो इंटरिम गवर्नमेंट होगी, जो इंटरिम गवर्नमेंट वुड बी एस्टेब्लिश्ड अंटिल अ न्यू गवर्नमेंट was formed on the basis of the constitution written by the constituent assembly। और जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा कोई कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं जाए परमानेंटली, या उसके बाद तब जब तक नया गवर्नमेंट नहीं आ जाए तब तक एक इंटरिम गवर्नमेंट को स्टैब्लिश कर देना चाहिए कि जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना रही है तब तक आप इंटरिम गवर्नमेंट के रूप में आप काम करो। ठीक है, और जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखित रूप से आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा तब फिर नई गवर्नमेंट का सेटअप किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द कांग्रेस वॉज नॉट कीन ऑन द आइडिया ऑफ द ग्रुपिंग्स ऑफ प्रोविंस ऑन द बेसिस ऑफ हिंदू मुस्लिम मेजोरिटी एंड वाइंग फॉर कंट्रोल एट द सेंटर। और कांग्रेस इस आइडियोलॉजी के पक्ष में नहीं थी कि हिंदू मुस्लिम के हिसाब से प्रोविंस को बांट दिया जाए या फिर जो कंट्रोल है वो सेंटर के पास कर दिया जाए। ठीक है, इट वॉज ऑल्सो अगेंस्ट द आइडिया ऑफ द वीक सेंटर, और ये वीक सेंटर के आइडिया के अगेंस्ट भी थे। द मुस्लिम लीग डिड नॉट वांट एनी चेंजेस टू द प्रपोजल, लेकिन मुस्लिम लीग इस प्रपोजल्स में किसी तरह का चेंज नहीं चाह रही थी। ठीक है, तो एक तरफ कांग्रेस अलग उनका पक्ष था, एक तरफ मुस्लिम लीग का अलग पक्ष था, तो दोनों का जो आइडियोलॉजी था उसमें डिफरेंस तो था ही। ठीक है, तो सिंस द प्लान वाज नॉट एक्सेप्टेड, तो प्लान एक्सेप्ट नहीं हुआ। ए न्यू प्लान वाज प्रोपोज्ड बाय द मिशन इन जून 1946, और जून 1946 में इस मिशन के द्वारा फिर से नया प्लान रखा गया। दिस प्लान proposed the division of India into Hindu majority India and Muslim majority India, later to be renamed पाकिस्तान। और जो नया प्लान रखा गया, नया प्रपोजल रखा गया जून 1946 में, जिसमें कि ये प्रपोजल रखा गया कि ठीक है इंडिया का हम डिवीजन कर देते हैं, एक तरफ हिंदू मेजोरिटी इंडिया रहेगी और एक तरफ रहेगी मुस्लिम मेजोरिटी इंडिया। इंडिया को 2 भाग में बांट दिया गया, एक तरफ हिंदू मेजोरिटी इंडिया होगी और एक तरफ मुस्लिम मेजोरिटी इंडिया होगी। मुस्लिम मेजोरिटी इंडिया जो कि बाद में जाकर जिसका नाम पाकिस्तान हो गया। तो इस तरह से पार्टीशन का जो है वो सिलसिला आया। ठीक है, तो अ लिस्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट वाज आल्सो मेड दैट कुड आइदर ज्वाइन द यूनियन और रिमेन इंडिपेंडेंट। लेकिन प्रिंसली स्टेट के पास ये ऑप्शन था कि वो या तो वो इंडिया में रह जाए, यानी हिंदू मेजोरिटी इंडिया में रहे, या मुस्लिम मेजोरिटी इंडिया जो कि पाकिस्तान हो गया है मतलब आज के डेट में, उसमें चली जाए, या फिर वो इंडिपेंडेंट रहे। ये उनके पास ऑप्शन था। ठीक है, द कांग्रेस पार्टी अंडर जवाहरलाल नेहरू डिड नॉट एक्सेप्ट द सेकेंड प्लान। लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस पार्टी थी उसने सेकेंड जो प्लान है ये पार्टीशन वाला उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। इंस्टेड इट एग्रीड टू बी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और ना ही वो एग्री कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट होने के लिए। ठीक है, द वाइसरॉय इन्वाइटेड 14 मेन टू फॉर्म इंटरिम गवर्नमेंट, और वाइसरॉय जो थे उन्होंने
और जो वाइसरॉय थे उन्होंने 14 लोग को बुलाया था, इनवाइट किया था, ताकि वो इंटरिम गवर्नमेंट बना सके जब तक कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ना बन पाए। ठीक है, देयर वेयर 5 फ्रॉम द कांग्रेस, जिसमें कि 14 में से 5 कांग्रेस से थे। ठीक है, 5 जो थे वो लीग से थे, यानी मुस्लिम लीग से थे, और एक जो मेंबर थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे सिख को, पारसी को और इंडियन क्रिश्चियन को। ठीक है, एंड शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी को। ठीक है, एक जो यानी टोटल में 5 जो थे वो कांग्रेस से थे, 5 जो लीग से थे, और एक एक जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे सिख को, एक पारसी को, एक इंडियन क्रिश्चियन को और एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को। ठीक है, तो बोथ द लीग एंड द कांग्रेस वेर गिवन द राइट टू नॉमिनेट 5 मेंबर्स टू द वायसरॉयज इंटरिम काउंसिल। और लीग को और कांग्रेस दोनों को ये राइट दे दिया गया था कि वो 5-5 मेंबर नॉमिनेट कर सकते हैं वायसरॉय के इंटरिम काउंसिल से। ठीक है, द कांग्रेस नॉमिनेटेड, जो कांग्रेस ने नॉमिनेट किसको किया था, जाकिर हुसैन को, एज वन ऑफ द मेंबर टू विच द लीग ऑब्जेक्टेड, सेइंग ओनली इट्स रिप्रेजेंटेड इंडियन मुस्लिम्स एंड नॉट अदर पार्टी। ठीक है, जिसमें कि लीग ने ऑब्जेक्शन भी लगाया था ये कहते हुए कि केवल रिप्रेजेंट होना इंडियन मुस्लिम को है और अदर पार्टी से नहीं। द मुस्लिम लीग डिड नॉट टेक पार्ट इन, इसलिए बाद में जाकर मुस्लिम लीग ने इसमें पार्ट लेने से ही मना कर दिया, उसने पार्ट लिया ही नहीं। ठीक है, द कांग्रेस लीडर इंटर्ड द वायसरॉय इंटरिम काउंसिल एंड दस नेहरू हेडेड द इंटरिम गवर्नमेंट। बाद में कांग्रेस लीडर ने वायसरॉय के इंटरिम काउंसिल में हिस्सा लिया और नेहरू ने हेड किया इंटरिम गवर्नमेंट को। ठीक है, द न्यू गवर्नमेंट बिगेन द टास्क ऑफ फ्रेमिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री, और जो नई गवर्नमेंट आई उसने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने का काम शुरू किया इंडिया के लिए, ताकि नई कॉन्स्टिट्यूशन बने। कांग्रेस लीड गवर्नमेंट वेयर फॉर्म्ड इन मोस्ट प्रोविंसेस इंक्लूडिंग द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक है, कांग्रेस ने गवर्नमेंट को लीड किया बहुत सारे प्रोविंसेस में, मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस, जिसमें कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस भी जिसमें इंक्लूड है। बंगाल और सिंध में जो है लीग फॉर्म द गवर्नमेंट, और बंगाल और सिंध में मुस्लिम लीग ने गवर्नमेंट फॉर्म किया। ठीक है, जिन्ना एंड द लीग ऑब्जेक्टेड टू द न्यू सेंट्रल गवर्नमेंट, जिन्ना और लीग दोनों ने ही नया जो सेंट्रल गवर्नमेंट था उसको ऑब्जेक्ट किया था। ही गियर टू एजिटेट फॉर पाकिस्तान एंड अर्ज मुस्लिम टू डिमांड पाकिस्तान बाय एनी मीन्स, और उनका डिमांड था मुस्लिम्स का कि, और मुस्लिम को भी बोला कि आप सिर्फ ये डिमांड रखो कि हमें पाकिस्तान चाहिए किसी भी हालत में, यानी कि एक अलग राज्य चाहिए, एक अलग देश चाहिए जिसमें हम अलग से मुस्लिम्स के लिए एक देश बना सके। पाकिस्तान का डिमांड था उनका। ठीक है, ही कॉल्ड फॉर डायरेक्ट एक्शन प्लान ऑन 16 अगस्त 1946, और 16 अगस्त 1946 को उन्होंने बुलाया डायरेक्ट एक्शन प्लान को। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन प्लान को बुलाया 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, दिस कॉल हेड टू वाइड स्प्रेड कम्युनल राइटिंग इन द कंट्री, जिसमें कि कम्युनल राइट होने लगे, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होने लगी, विथ 5000 पीपुल बीइंग किल्ड, जिसमें 5000 लोगों की मौत भी हो गए ऑन द फर्स्ट डे इन कोलकाता, कलकत्ता में ही पहले दिन में जो राइट हुआ जिसमें 5000 लोगों की मृत्यु भी हो गई। जो कम्युनल राइट हुआ, हिंदू मुस्लिम का राइट होने लगा टू मेनी अदर एरियाज, जैसे कि नौखाली और बिहार में भी राइट्स होने लगे, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ने मरने लगे। तो देयर वाज ए कॉल फॉर द पार्टीशनिंग ऑफ द कंट्री ऑन अकाउंट ऑफ द राइट्स। इस राइट के कारण ये जो देश में हिंदू मुस्लिम का जो राइट होने लगा, जिसमें हजारों लोगों की मौतें होने लगी, पहले ही दिन कलकत्ता में 5000 लोगों की मौत हो गई, और नौखाली और बिहार में भी जो कम्युनल राइट्स होने लगे, इस सभी चीजों को देखते हुए पार्टीशन को एक्सेप्ट किया गया लास्ट में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज वन ऑफ द फर्स्ट कांग्रेस लीडर टू acknowledge the inevitability of the partition as a means to stop the brutal violence। उनका ये था, वो पहले फर्स्ट कांग्रेस लीडर थे जिन्होंने बोला कि इस वायलेंस को रोकने के लिए पार्टीशन जो है वो अब जरूरी है, वो लास्ट ऑप्शन अब रह गया है। तो इस तरह से हमने देखने को मिला कि किस तरह से पार्टीशन का जो बैकग्राउंड तैयार हुआ है, और क्या क्या से प्रपोजल रखे गए हैं इस कैबिनेट मिशन प्लान जो है 1946 में आया। ठीक है, आगे हम देखेंगे और भी प्लान है, माउंटबेटन प्लान है जिसमें फाइनली और
इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में हम लोग फाइनली देखेंगे कि इंडिपेंडेंस किस तरह से हमें मिलता है फाइनली। वो सब हम आगे के टॉपिक्स में कवर करेंगे कि फाइनल इंडिपेंडेंस हमें किस तरह से मिला। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 का था, इसके हर एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्या बैकग्राउंड था कैबिनेट मिशन प्लान, क्यों आया, इसमें कौन कौन से मेंबर्स थे और क्यों ये फेल हो गया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो आइडियोलॉजी है वो मैच नहीं हो रहे थे। तो सारे जो फैक्ट्स मैंने यहाँ पे डिटेल में कवर करने की कोशिश किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको लाभ मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारा टॉपिक जो है वो क्लियर हुआ होगा। और वीडियो पसंद आता है तो मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हो सके, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और लास्टली मैं कहूँगा कि आपको कोई भी अगर टॉपिक में या किसी भी पॉइंट में आपको समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।